हमने इससे पहले इस वीडियो से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लिया था कि पित्त रस का क्या कार्य है। मैंने आपको बताया था पित्त रस मानव शरीर में पाचन तंत्र में पित्त रस क्या करता है। जो पेट से आने वाला आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारकीय बना देता है और साथ में वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें बोला है पक्षी और स्तनधारी यानी कि हम लोग हृदय के बाएं और दाएं वाले हिस्से अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। देखिए पूछा क्या गया है, ये हृदय का ये वाला और ये वाला हिस्सा अलग अलग क्यों होता है। नीचे देखिए इस चित्र में ये दोनों हिस्से अलग अलग क्यों होते हैं। तो इसीलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजन वाला रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला रक्त, जहाँ पर CO2 ज़्यादा होती है, वो रक्त आपस में मिले ना। हमारा जो शरीर होता है, हम पक्षियों का और हम लोगों का, हमारा जो तापमान है ना, हम लोगों को अपना तापमान निश्चित रखने की ज़रूरत होती है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि हम इसके ऊपर तापमान और नीचे तापमान पे अच्छे से, आपने देखा ना, बीमार होते हैं तो तापमान बढ़ता है तो हम कैसे हो जाते हैं। तो हमारा तापमान निश्चित रखना ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन और कम ऑक्सीजन वाला खून आपस में मिले ना। इसीलिए हमारे हृदय में दोनों हिस्से क्या हैं, अलग अलग। तो ये पढ़िए कि अलग अलग क्यों होते हैं। तो इसका आंसर पढ़िए, ऐसा होने के कारण क्या है, ऑक्सीजन युक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपस में मिलते नहीं हैं, जिससे शरीर को ऑक्सीजन की उच्च आपूर्ति होती है। यह व्यवस्था पक्षी और स्तनधारी जीवों, जिनको अपने शरीर का तापमान निश्चित रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनमें यह अत्यंत उपयोगी है। हमारा जो हृदय है उसमें ये दोनों हिस्से अलग होना क्यों ज़रूरी है, ताकि ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आपस में मिले ना, क्योंकि हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है ताकि हमारे शरीर का तापमान समान बना रहे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है धमनी और शिरा में क्या अंतर है। मैंने आपको बताया था, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। ठीक है, जो धमनी होती है ये खून रक्त को लेके जाती है और शिरा भी यही काम करती है। तो पर धमनी और शिरा में क्या अंतर है। जो धमनी होती है उसकी ये जो दीवार है, ये दोनों तरफ की दीवार, ये मोटी होती है। क्यों? क्योंकि धमनी क्या करती है, ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा हृदय भी होता है और ये शरीर है, मान लो ये शरीर की कैपिलरीज हैं। अब ये जो धमनी होती है ये हृदय से खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, पहला अंतर। और शिरा जो होती है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेके जाती है। तो क्योंकि जो धमनी होती है वो रक्त को, उस पर प्रेशर पड़ता है, हृदय का प्रेशर, इसलिए वो मोटी होनी जरूरी है, तो फट जाएगी। तो धमनी की दीवार मोटी होती है और शिरा की पतली होती है। धमनी हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है, जबकि शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में पहुंचाती है। ये सबसे मुख्य अंतर है। लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या होता है, साथ में कि जो प्रोसेस मैं अभी बताऊंगी क्या वही होना ज़रूरी है, उसी तरीके से होना ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण। तो आइए इसका हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधा अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। ये लिखा प्रकाश संश्लेषण कैसे, वो सूर्य का प्रकाश जब इन पत्तियों पे पड़ता है, पत्तियों में हरे रंग का केमिकल क्लोरोफिल होता है ना। तो इस हरी पत्ती में क्लोरोफिल का क्या काम होता है, सूर्य के प्रकाश को खींचना। पहला पॉइंट, क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है, अवशोषित, खींचता है अपनी ओर। उसके बाद हवा में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ों में से वो पानी लेता है। तो पहला पॉइंट होता है क्लोरोफिल किसको खींचता है, प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। फिर जो उस गर्मी की वजह से पानी दो हिस्सों में टूट जाता है, दो अणुओं में, अणु मतलब छोटे छोटे परमाणु, मतलब H और O अलग अलग इसमें टूट जाता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये सब कुछ मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाता है, ग्लूकोज।
फिर से सुनिए, पहला दूसरा इसमें पूछा था प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो पहला पॉइंट, क्लोरोफिल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को खींचता है। पॉइंट नंबर 2, सूर्य का प्रकाश जो क्लोरोफिल ने लिया था वो पानी को 2 हिस्सों में तोड़ता है। तीसरा, CO2 इस H और O से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये था प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया। इस पौधे में भी ऐसा ही होता है। अब इसमें पूछा है कि जो दूसरे पौधे होते हैं, मतलब क्या ज़रूरी है कि इसी तरीके से हो पौधे में खाना इसी तरीके से बने कि पहले वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ले, फिर पानी 2 में टूटे, फिर वो ग्लूकोज बने, क्या यही प्रक्रिया होती है? तो जी नहीं। जो मरुस्थल यानी रेगिस्तान के पौधे होते हैं, हमने देखे होंगे कैक्टस नाम के, जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उसमें क्या होता है, रेगिस्तान के पौधों में रात के समय, रेगिस्तान के पौधों में, रेगिस्तान का जो पौधा होता है उसमें रात में ही क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो थोड़ा बहुत पानी था वहाँ पे, वो पहले ही आधा अधूरा ग्लूकोज बना के रखता है थोड़ा सा, और फिर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण जब हो रहा होता है ना, उस समय पर वो क्या करता है, असली मतलब पूरे तरीके से ग्लूकोज बनाता है। तो देखो बाद में क्लोरोफिल का काम आ रहा है उसमें, मरुस्थलीय पौधों में। तो मरुस्थलीय पौधे रात को CO2 खींचते हैं। उनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं ना, रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना पत्ती में, वो रात को ही CO2 खींच लेते हैं। पढ़िए इसका आंसर। इसमें लिखा है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाओं की सूची बनाओ, लिस्ट। तो ये 3 सूचियाँ आप देख सकते हो, मैं पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या लिखा है, क्लोरोफिल के द्वारा सौर ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल सूरज का प्रकाश खींचेगी। दूसरा पॉइंट पढ़ो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और पानी जल के अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। अब ये चरण एक के बाद एक होना आवश्यक नहीं है। कौन से पौधों में, मरुस्थलीय पौधे हैं जैसे, वो रात को अपने स्ट्रोमेटा में से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और एक अधूरा कार्बोहाइड्रेट पहले ही बना के रखते हैं, और फिर बाद में दिन के समय क्लोरोफिल की सहायता से पूरा बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पॉइंट बताए थे उसी तरीके से ही प्रकाश संश्लेषण ऊपर नीचे हो सकते हैं पॉइंट मरुस्थलीय पौधों में। थैंक यू।